So hello and welcome to Code On. We started a new series Monstack Web Development course. In this course, this is our second lecture of our induction training. In this lecture, we will see what is programming languages. पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर के टाइप्स क्या होते हैं, वो कैसे यूज होते हैं. प्लीज गो एंड वॉच. This is our second lecture. In this we will see what is programming languages, types of programming languages and language processors. जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए जो प्रोसेसर्स यूज होते हैं, यस, ये भी हम इस वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फॉर्मल लैंग्वेज डिजाइन टू कम्युनिकेट. Programming language is a formal language designed to communicate instructions to a computer. Understand? It allows programmer to write a code. Code होता है हमारा set of instructions. It allows programmers to write a code that computer can understand and execute. Understand? Means simply says programming language is a set of instruction to be followed to achieve a certain task. For example, if मुझे कुछ कैलकुलेशन करना है कंप्यूटर, तो मुझे कुछ उसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा. इंस्ट्रक्शन देने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ सोर्स कोड लिखना पड़ेगा. ये सोर्स कोड जो है ये इंस्ट्रक्शन देगा मेरी डिवाइस. तो सोर्स कोड लिखने के बाद ये सोर्स कोड तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिखूंगी और हमारे कंप्यूटर को इंग्लिश, हिंदी, मराठी ऐसी लैंग्वेजेस समझ में नहीं आती है. तो ये सोर्स कोड जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये जो सोर्स कोड होगा हमारा, इसमें अगर कुछ एरर नहीं है तो कंपाइलर इस कोड को सीधा कन्वर्ट कर देगा हमारी मशीन लैंग्वेज में. मशीन लैंग्वेज, डू यू नो गाइज व्हाट इज मशीन लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज पता है आपको? बाइनरी कोड, बाइनरी लैंग्वेज. बाइनरी कोड एंड बाइनरी लैंग्वेज होती है हमारी 1-0 वाली जो लैंग्वेज होती है ना, जीरोज वंस, जिसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, ये होती है हमारी बाइनरी लैंग्वेज. इसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं. मशीन लैंग्वेज ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है. कंप्यूटर को सिर्फ ये मशीन लैंग्वेज समझ आती है और हम मशीन लैंग्वेज में कोड नहीं लिख सकते, तो हम इंग्लिश में कोड लिखेंगे, फिर वो कंपाइलर में डालेंगे और ये जो कंपाइलर है हमारा, ये कोड कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में फिर हमको देगा हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट. जो आउटपुट हमको एक्सपेक्टेड है इससे, ये आउटपुट ही हमको देगा. ओके, ये एज सिंपल एज, सिर्फ यही प्रोसेस होता है, एज सिंपल एज दैट. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज किस चीज के लिए करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के लिए. तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में क्या आता है? अभी मैंने ये पीपीटी बनाई है, ये पीपीटी मैंने बनाई है पावर पॉइंट. तो पावर पॉइंट आता है हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन में. तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में टैली भी आता है. अभी पावर पॉइंट, टैली, ये जो सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट हम सब लोग यूज करते हैं. जब हम कॉलेज में पीपीटी वगैरह बनाते हैं वो हम पावर पॉइंट में ही बनाते हैं. तो जब हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट का एक्सेस नहीं, कंप्यूटर हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, फिर भी हमारा पावर पॉइंट ओपन होगा, वो रन होगा, उस पर हम पीपीटी बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उस पर कोई हमको दिक्कत नहीं आएगी. को बोलते हैं हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस. डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब जो डाटा होता है हमारा, जो एप्लीकेशन का डाटा है वो हमारे डेस्कटॉप पे सेव होता है, उसको बोलते हैं हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन. फिर आएगा हमारा वेब एप्लीकेशंस. तो वेब एप्लीकेशंस क्या होता है? वेब एप्लीकेशन जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट. अभी मैंने अमेजोन का एक वेबसाइट है मेरे पास, मैंने वो अमेजोन का वेबसाइट ऑन किया और मेरा जो इंटरनेट है वो मेरे डेस्कटॉप से कनेक्टेड नहीं है, तो मेरा ये वेब एप्लीकेशन लोड होगा क्या? नहीं होगा. विदाउट इंटरनेट ये वेब एप्लीकेशन लोड नहीं होगा, क्योंकि इसका जो डाटा है वो सीधा सर्वर से आता है, ये हमारे डेस्कटॉप पे सेव नहीं होता. डेस्कटॉप एप्लीकेशन का डाटा हमारे डेस्कटॉप पे सेव होता है, इसके लिए हम उसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहते हैं. वो विदाउट इंटरनेट चल जाता है. वेब एप्लीकेशन का डाटा सर्वर से आता है, सर्वर से डाटा लेने के लिए उसको इंटरनेट मस्ट है, इसके लिए इसे वेब एप्लीकेशन कहते हैं. थर्ड है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन. इसमें भी 2 टाइप्स आते हैं. मोबाइल एप्लीकेशन में 2 टाइप्स आते हैं. फर्स्ट आता है हमारा नेटिव एप्लीकेशंस में आता है हमारा व्हाट्सएप एप्लीकेशन आता है हमारा नेटिव एप्लीकेशन में. और दूसरा आता है हमारा हाइब्रिड. तो हाइब्रिड में यूज करते हैं हम इंस्टाग्राम. अभी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम हम सब ने यूज किया है, हम सब यूज करते हैं. तो नेटिव एप्लीकेशन जो है ये इंटरनेट के विदाउट भी चल जाता है, ये सीधा आता है हमारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे मोबाइल में हमारा व्हाट्सएप इंस्टॉल है, ये हमारे मोबाइल को इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, फिर भी हम व्हाट्सएप ओपन कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि व्हाट्सएप में हमें क्या क्या, जो हमारे चैट्स है वो हम पढ़ सकते हैं, हमने डाउनलोड किए हुए फोटोज और पीडीएफ हम व्हाट्सएप में देख सकते हैं. हालांकि हम उसमें कुछ शेयर नहीं कर सकते या फिर कुछ मतलब स्टेटस वगैरह अपलोड नहीं कर सकते विदाउट इंटरनेट. नए आए हुए मैसेजेस नहीं हमको रिसीव हो सकते, लेकिन जो डाटा है हमने अब तक सेव किया हुआ वो तो हमको दिखाई देता है.
इसलिए आता है नेटिव एप्लीकेशन में। और हाइब्रिड एप्लीकेशन में आता है हमारा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम जो है वो विदाउट इंटरनेट नहीं चलता है, भले वो ऐप हो, वेबसाइट नहीं हो, लेकिन वो भी विदाउट इंटरनेट नहीं चलता है, वो पेज ही लोड नहीं करता है हमारा विदाउट इंटरनेट। तो ये भी हमारा एक सॉर्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन का टाइप ही है, सिर्फ मोबाइल के लिए। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स अलग अलग है लैंग्वेज के हिसाब से। हम सी का सिंटैक्स, भले कोड हमको सेम है, आउटपुट हमको सेम मिल रहा है, लेकिन जो सी का सिंटैक्स है वो हम जावा में यूज नहीं कर सकते। जावा का सिंटैक्स अलग होता है। कौन सी लैंग्वेज किस प्रोजेक्ट के लिए यूज करनी है ये उस प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हम सी में भी लिख सकते हैं और जावा में भी लिख सकते हैं। सी भी इस प्रोजेक्ट का सेम आउटपुट देगा और जावा भी इस प्रोजेक्ट का सेम ही आउटपुट देगा, भले उसके सिंटैक्स अलग अलग हो। ऐसे कुछ रूल नहीं है कि सब इस प्रोजेक्ट के लिए हम सी यूज करेंगे या फिर जावा यूज करेंगे, ऐसा कुछ रूल नहीं है टेक्निकल। हम कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मुझ पर डिपेंड करेगा कि मुझे ये कौन सी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से करता आएगा, इसका परफॉर्मेंस कौन सी लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे से होगा, मेरे पास लोग कैसे हैं काम करने के लिए, जो डेवलपमेंट टीम होती है हमारी, जो स्किल डेवलपमेंट टीम होती है। अगर मेरे पास जावा की स्किल डेवलपमेंट टीम है तो मैं ये प्रोजेक्ट जावा से करूंगी। अगर मेरे पास सीपीपी की डेवलपमेंट टीम है तो मैं सीपीपी से करूंगी। इट डिपेंड्स अपॉन मी। तो ये हमें चूज करना होता है कि हमें कौन से प्रोजेक्ट के लिए कौन सी लैंग्वेज क्या चूज करना है, कैसे चूज करना है, ये सब हम हमारे ऊपर डिपेंड है। अभी जब जैसे हम जाएंगे कंपनीज में इंटरव्यूज देंगे, फिर कंपनी में हम सिलेक्ट हो जाएंगे, तो वो हमको कुछ प्रोजेक्ट देंगे ना, तो वो टीम मिलकर डिसाइड करे कि उसको प्रोजेक्ट कौन सी लैंग्वेज में करना है, कैसे परफॉर्म करना है। जो प्रोजेक्ट देने वाला होता है उसको सिर्फ आउटपुट एक्सपेक्टेड है। जो क्लाइंट है मेरा, वो क्लाइंट को सिर्फ आउटपुट एक्सपेक्टेड है, उसे कुछ लेना देना नहीं है। उसे लेना देना है कि सिर्फ उसका ऐप, उसका वेब पेज जो है ये कैसा दिखेगा, कैसे लोड होगा, वो आपको बताएगा। हमको सिर्फ वो वैसा डिजाइन करना है, उसको कुछ लेना देना नहीं इस सब प्रोसेस से। उसको लेना देना होता है सिर्फ इस प्रोसेस। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारी है वो क्लासीफाई होती है कुछ डिफरेंट कैटेगरीज पे, जैसे लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, उसके बाद सिंटैक्स और पर्पस, उस लैंग्वेज को यूज करने का पर्पस क्या है, इस पर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लासिफाई होती है। तो फर्स्ट है हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तीन टाइप में क्लासिफाई हुई है, हाई लेवल एंड मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हम तीनों इसमें पढ़ेंगे। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होते हैं ये सीधा जीरोस और वंस की लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज दिखा है ना हमने यहाँ पे, machine language, binary language, machine language is binary code, machine language is binary code is machine language, zeros and ones. Okay, understand? low level programming language डायरेक्टली प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट कर ले। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कंपाइलर की जरूरत नहीं होती है, उसको ट्रांसलेटर जो होता है हमारा, ट्रांसलेटर, कन्वर्टर, कंपाइलर, इसकी जरूरत नहीं होती है, वो सीधा कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। इसके लिए इसको मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर लेती है। आपने एम्बेडेड प्रोग्रामर सुना है, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड प्रोग्रामर जो रोबोट्स बनाते हैं। तो रोबोट्स जो है हमारा, इसमें हमको लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही यूज करनी पड़ती है, क्योंकि हमको सीधा हार्डवेयर से कनेक्ट होना पड़ता है। इसके लिए हमें उसको जीरोस और वंस के फॉर्म में ही कोड लिखना पड़ता है, क्योंकि वो सीधा डायरेक्टली समझ जाए। मतलब ये जो प्रोसेस होता है ना हमारा, कोड लिखेंगे और फिर वो उस कोड को इधर से कंपाइलर में डालेंगे और फिर कंपाइलर उस कोड को आउटपुट निकालेगा हमारा, और फिर उसको लिंकर की मदद से वो हमको आउटपुट देगा, मशीन कोड में डालेगा और लिंकर की मदद से हमको आउटपुट देगा। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ से आउटपुट तक का, ये प्रोसेस बचाने के लिए और ये इजी करने के लिए हम लो लेवल प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। ये बहुत फास्ट होता है प्रोसेस करने के लिए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि इसमें ये पूरा जो प्रोसेस है ये नहीं होता। ये सीधा आपने यहाँ से कोड लिखा और ये सीधा कोड जाके आपको आउटपुट दे देगा, ये बीच का प्रोसेस आपको करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए एम्बेडेड प्रोग्रामर्स जब रोबोट्स वगैरह बनाते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो वो सीधा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बनाते। उसमें दो टाइप से हमारा मशीन लैंग्वेज इज नथिंग बट बाइनरी लैंग्वेज, जीरोस एंड वंस। असेंबली लैंग्वेजेस ये सिंबॉलिक फॉर्म में होती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल सिंबल्स जो होते हैं वो इस लैंग्वेज में होते हैं। इस लैंग्वेज का बेनिफिट ये 80% जो लैंग्वेज है, ये 80% लैंग्वेज बाइनरीज में और सिंबल्स में होती है। 80% लैंग्वेज, उसमें सिर्फ जो 20% पार्ट आता है हमारा वो इंग्लिश में होता है, तो वो एक कन्वर्ट करने में बहुत इजी हो जाता है। इसलिए एम्बेडेड प्रोग्रामर असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज का ज्यादा यूज करते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी है,
x86 असेंबली लैंग्वेज, AMD 64, ARM, लेकिन ये पढ़ने के लिए थोड़ी टफ होती है हमारे मिड लेवल एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, क्योंकि ये मतलब अंडरस्टैंड करने में बहुत डिफिकल्टी होती है हमको, जीरोज एंड वन का वो पूरा कोड, वो पूरा फॉर्मेट अंडरस्टैंड करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is designed for developing user-friendly software programs and website. I can simply say high level programming language execute करने के लिए हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज नहीं करते हैं। एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, ये सब। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा POP मतलब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकेंड है हमारा OOP मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड थर्ड है हमारा नेचुरल लैंग्वेज। सो POP, procedural oriented programming language. What is POP? Procedural means simply function. Procedural language means functional language. जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए C, एग्जाम्पल में दिया हुआ है हमको। C जो होता है, अभी बहुत से लोग अपनी कोडिंग की जो स्टार्टिंग है वो C लैंग्वेज से ही करते हैं। अभी जिन्होंने C पढ़ा है उनको पता है कि C लैंग्वेज में जो हम क्लास है वो डिफाइन नहीं कर सकते। हम C लैंग्वेज में जो है वो सीधा फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन लिखने के बाद हम सीधा कोड लिखते हैं और सीधा उस कोड को कॉल कर लेते हैं। ओके, जिन्होंने C पढ़ा है उनको बहुत अच्छे से पता है कि हम यहाँ पे क्लासेस नहीं लिख सकते। हमें हर लैंग्वेज में क्लास लिखना पड़ता है, लेकिन इस लैंग्वेज में हम क्लास नहीं लिखते, सीधा फंक्शंस, कोड एंड दैट्स इट, उसको कॉल कर लेंगे। फिर फॉर एग्जाम्पल समझो मुझे कुछ ऑपरेशन करना है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है मुझे, तो हम यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को प्लस का ऑपरेशन करना है, माइनस का ऑपरेशन करना है, मेरे को मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन करना है, तो ये मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन हो गया, और ये मेरे को यहाँ पे करना है डिवाइडेशन का ऑपरेशन। ओके, ये 4 ऑपरेशन मेरे को करने, तो ये जो 4 ऑपरेशन है यहाँ पे मैं लिख लूंगी। मेरा फर्स्ट ऑपरेशन, फर्स्ट फंक्शन में फर्स्ट ऑपरेशन, सेकंड फंक्शन में मैं सेकंड ऑपरेशन लिखूंगी, थर्ड में थर्ड ऑपरेशन लिखूंगी, और ये फोर्थ आ गया मेरा डिवाइडेशन का ऑपरेशन। और ये जो सारे ऑपरेशन है ये मैं डालूंगी एक बड़े फंक्शंस में। ओके, ये जो सारे छोटे छोटे 4 फंक्शंस हमने लिखे हैं ये जाएंगे एक बड़े फंक्शन की, जो हमारे स्टार्ट पॉइंट होगा ना बड़ा फंक्शन, तो ये जाएगा पूरा का पूरा ऑपरेशन उस बड़े फंक्शन। तो जब ये बड़े फंक्शन में ऑपरेशन जाएगा और जब मैं उसका आउटपुट निकालूंगी, तो मेरे को आउटपुट जो आएगा उस आउटपुट में समझो कि मेरा ये जो फर्स्ट ऑपरेशन है ये गलत हो गया। ओके, जो प्लस एडिशन का ऑपरेशन था ये मेरा गलत हो गया, और मेरे को अभी ये चेंज करना है, मतलब चेक करना है मेरे को ये कोड कि अभी ये गलत हो गया है, तो फिर मेरे को ये कोड चेंज करना पड़ेगा ना। तो कोड चेंज करने के लिए मुझे पूरा कोड चेंज मतलब देख कर वो पूरा ढूंढ कर ऐसे चेंज करने की, पूरा कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये अलग अलग फंक्शंस बनाए। मैं सीधा क्या करूंगी, हमारे इस फंक्शंस पे जाऊंगी, इस फंक्शन पे जाके मेरे को कुछ एरर सॉल्व करना है, वो एरर सॉल्व कर लूंगी और मेरा आउटपुट आ जाएगा। क्योंकि छोटे छोटे फंक्शंस है ना, तो मेरे को ये 3 फंक्शंस इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरा सिर्फ जो फंक्शन गलत है मैं उस फंक्शन पे फोकस करूँ। ये जो है POP, ये हमको डीबगिंग के लिए बहुत इजी चला जाता है, लेकिन ये कोड बहुत लेंदी हो जाएगा। इसमें डीबग हम इजीली कर लेते हैं, लेकिन ये कोड बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अगर हम ये कोड मतलब हर जगह पे हम C, फॉर्टन, बेसिक एंड पास्कल यूज़ करने जाएंगे, तो ये कोड बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं दूसरी लैंग्वेज में ये कोड इतना लेंदी नहीं करूंगी, मैं सीधा 2-3 क्लासेस में ये पूरा मतलब एक क्लास में पूरा डिफाइन कर सकती, लेकिन इसके लिए मुझे 4 अलग अलग फंक्शंस लेने पड़ेंगे, फिर उसको डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसमें ऑपरेशन कोड लिखना पड़ेगा, फिर उसको हर एक फंक्शन के कोड को अलग अलग से मेरे को कॉल करना पड़ेगा, और फिर आउटपुट आएगा। तो ये सिर्फ डिबगिंग के लिए आसान हो जाता है। प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस प्रोवाइड मॉड्यूलरिटी टू अस। ये थोड़े मतलब ये जो मेरा बड़ा लॉजिक जो मैं एक कोड में लिखूंगी, तो ये प्लस माइनस ये सब एक ही कोड आएगा, लेकिन बहुत बड़ा कोड आएगा। ये एक ही कोड आएगा पूरा, लेकिन ये बहुत बड़ा कोड आएगा। मेरे को इसमें ऐसे छोटे छोटे 4 पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज का बेनिफिट ये है कि हमको मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करता है। ये जो बड़े कोड को है ये ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब जब मेरे को कोई इशू होगा तो मेरे को ये छोटा पार्ट ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये पूरे कोड को देखने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स OOP बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स। इसका मेन रोल परफॉर्म करेगा ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम क्लास लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो ब्रिक्स जो होता है, ब्रिक्स देखा है आपने सबने, ईंटें, तो जो ब्रिक्स हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं उसकी भट्टी जहाँ पर वो बनती है वहां पे अब जाके अगर हम देखेंगे तो वो ब्रिक्स बनाते वक्त वो एक डाई में वो मिट्टी डालते हैं। उनके पास एक डाई होता है, उस डाई में वो मिट्टी डालते हैं और फिर उसी डाई, एक ही डाई से वो सारी ईंट्स बनाते हैं। जो ईंटें, उसका मतलब एरिया जो होता है वो सेम होता है पूरा,
उसका रेडियस नहीं, उसका लेंथ, हाइट, वो जो होता है वो पूरा सेम होता है ना, क्योंकि उसका डाई एक ही है, उनको एक जैसी ब्रिक्स बनानी है। तो जब वो ब्रिक्स बनाते हैं तो हम सिर्फ ब्रिक्स यूज करते हैं, हम डाई यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में नहीं, हम कंस्ट्रक्शन में सिर्फ ब्रिक्स ही यूज करते हैं। तो डाई जो होता है वो ब्रिक्स का क्लास। ओके, तो क्लास जो होता है वो ऑब्जेक्ट के बिना अधूरा है। अगर डाई है और उसमें आप मिट्टी ही नहीं डालोगे तो उस डाई का आपको कुछ बेनिफिट है क्या? नहीं है। आप कंज्यूम क्या करोगे? वो ब्रिक्स करोगे ना। तो ब्रिक्स जो हो गया वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और डाई जो हो गया वो आपका क्लास हो गया। समझ में आ रहा है आपको? ऑब्जेक्ट कंज्यूमेबल है पर क्लास कंज्यूमेबल नहीं है। जब तक हम क्लास में ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक एक सिंगल बाइट भी हमारी मेमोरी में अलोकेट नहीं होगा। इट इज यूज टू इम्प्लीमेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शंस। इसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तब हम ये डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सब चीजें क्या होती है। इट मेक्स प्रोग्राम रीयूजेबल, इफिशिएंट एंड इजी टू यूज। ओपी का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है क्योंकि ये इजी टू यूज है। ओके, इसका मेन एडवांटेज ये है कि इजी टू यूज है, इजी टू मेंटेन है, मॉडिफाइंग है, एंड डिबगिंग भी इसमें बहुत अच्छे से हो जाता है। इसका एग्जांपल से सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। Natural languages. So see, natural languages is a part of human languages such as English, Russian, German. It is used by machines to understand, manipulate, and interpret humans' languages. It is used by developers to perform tasks such as translations, automatic summarization, named entity recognizer, relationship extraction, and topic segmentation. Simply says, नेचुरल लैंग्वेजेस ये ट्रांसलेशन के लिए यूज होती है। मीन्स एक ह्यूमन लैंग्वेज दूसरे ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हम नेचुरल लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जनरेटिव एआई तो देखा होगा। जनरेटिव एआई जो यूज करते हैं हम, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये जनरेटिव एआईज है ना। तो जनरेटिव एआईज में एक एलएलएम मॉडल यूज होता है। ये एलएलएम मॉडल जो है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे चैट जीपीटी हो गया, ये एलएलएम मॉडल पे बना हुआ होता है। तो चैट जीपीटी में हम प्रॉम्प्ट लिखते वक्त इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिखते हैं ना, बराबर। चैट जीपीटी हम प्रॉम्प्ट लिखते वक्त इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिखते हैं और फिर भी वो हमको सही आंसर देता है। जब हम सिस्टम में हमको कुछ आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हमको लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी ना, सी, पाइथन, कुछ तो लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। लेकिन चैट जीपीटी के लिए वो ह्यूमन लैंग्वेज में भी आपको बराबर आंसर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डाला, जैसे आई हैव 10 नंबर्स, आई वांट टू प्रिंट दोस 10 नंबर इन माय सी शार्प प्रोग्राम। ओके, अभी ये अगर मैं अपने प्रोग्राम के लिए सोर्स कोड लिखूंगी तो ये मुझे सी शार्प में लिखना पड़ेगा, फिर वो मेरे को आउटपुट देगा सी शार्प। पर अगर मैंने चैट जीपीटी पे इंग्लिश में ऐसा प्रॉम्प्ट डाला तो चैट जीपीटी क्या करेगा, भले ही मुझे पता नहीं है एरेज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कोड कैसे लेना होता है, फिर भी चैट जीपीटी एरेज का यूज करेगा और फिर वो मेरे को एरेज यूज करके कोड देगा मेरे सी शार्प। इसे बोलते हैं हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एलएलएम मॉडल। इसे हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं। मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस lies between low level programming language and high level programming language. It is also known as intermediate programming language and pseudo language. सिंपली सेज, मिड लेवल लैंग्वेजेस को सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कन्वर्टर की जरूरत पड़ती। मिड लेवल लैंग्वेजेस कैन बी एक्ट एज लो लेवल और कैन बी एक्ट एज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये यूजर फ्रेंडली है, ये मशीन से भी रिलेटेड है और ह्यूमन लैंग्वेज से भी रिलेटेड है, ये दोनों के बीच में आ जाता है। इसके एग्जांपल से सी, सी प्लस प्लस। ओके, लैंग्वेज प्रोसेसर्स 3 टाइप के होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर्स एंड इंटरप्रिटर्स। तो ये हम कैसे यूज करते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं पता है आपको? जब एक हाई लेवल लैंग्वेज में हम कोई भी कोड लिखेंगे तो वो कन्वर्ट होगा मशीन कोड के अंदर, और ये जो कोड है ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ये कोड हम मल्टीपल मशीन्स पे रन कर सकते हैं। पर असेंबली लैंग्वेज में मशीन डिपेंडेंट कोड होता है क्योंकि ये मशीन से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक स्पेसिफिक ट्रेन बनाई है और वो ट्रेन के लिए हमने स्पेसिफिक ट्रेन है तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रैक भी लगेगा। तो ये ट्रेन अगर हम नॉर्मल ट्रैक पे चलाएंगे तो वो चलेगी क्या? नहीं चलेगी, क्योंकि वो स्पेसिफिक ट्रेन है ना, तो वो स्पेसिफिक ट्रैक पे ही चलेगी। ओके, वैसे असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज अगर मैंने एक डिवाइस के लिए मतलब बनाया है कोड, मैंने असेंबली लैंग्वेज का एक डिवाइस के लिए, तो वो कोड दूसरे डिवाइस पे नहीं चलेगा ना, क्योंकि वो
असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली मेरे डिवाइस से कनेक्टेड है तो दूसरे डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस का वैसा नहीं होता है। हाई लेवल लैंग्वेज का कोड मैं किसी भी डेस्कटॉप पे डाल सकती हूँ। मैं विंडोज 10 में भी सेम कोड परफॉर्म कर सकती हूँ, उसका आउटपुट मुझे विंडोज 10 में भी सेम आएगा और विंडोज 12 में भी सेम आएगा। अंडरस्टैंड? तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। फर्स्टली वी विल सी कंपाइलर्स क्या होता है। तो compilers is nothing but system program. Okay, compilers is nothing but system program, a language processor that read the complete source program written in high level language and a whole one go translate into an equivalent program in machine language called a compilers. यहाँ पे नोट कर लेना, होल इन वन गो। होल इन वन गो मतलब ये पूरा का पूरा जो कंपाइलर वर्क करता है, ये वर्क करता है, ये पूरा कोड जो सोर्स कोड लिखा है हमने हाई लेवल लैंग्वेज में, ये पूरा कोड एक ही बार में कंपाइलर में डालेगा और कंपाइलर वो पूरा कोड एक ही बार में ऑब्जेक्ट कोड में डालेगा। अगर उसमें कुछ एरर्स नहीं है तो, अगर कोड में कुछ एरर्स है आपकी कंपाइलर में डालने के बाद, कंपाइलर ये कोड इफ एरर होगा तो कंपाइलर ये कोड रिटर्न भेज देगा आपको यहाँ, फिर आपको वो एरर सॉल्व करना पड़ेगा और फिर ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा। अंडरस्टैंड? ये हमारा सोर्स कोड है। ओके, ये एक सोर्स कोड है जो मैंने सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सीपीपी में लिखा हुआ है, कौन सी भी आप ले सकते हैं, दोनों का सिंटैक्स सेम ही है आईएनटी के लिए। तो समझो ये मैंने कोड है जो मैंने सीपीपी के लिए लिखा हुआ है। तो ये डॉट सीपीपी जो है ये एक्सटेंशन होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये हमारे फाइल का एक्सटेंशन है, जो फाइल हम सेव करेंगे ना तो वो फाइल का नाम, फॉर एग्जाम्पल इस फाइल का नाम है प्रोग्राम, तो ये आएगा प्रोग्राम डॉट सीपीपी। सीपीपी आता है हमारे सीपीपी फाइल का एक्सटेंशन। अंडरस्टैंड? हाँ, तो ये हमको याद रखना। तो ये पी डॉट सीपीपी हमारी फाइल है, प्रोग्राम सीपीपी। तो ये फाइल में ये सोर्स कोड लिखा है मैंने, INT A=10। ओके, ये सोर्स कोड लिखा हुआ है। तो ये जो सोर्स कोड है ये कंपाइलर वन टाइम में लेगा, ये कंपाइलर को इनपुट मिलेगा। ओके, इनपुट मिलने के बाद ये कंपाइलर इसको सीधा ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, और ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के बाद लिंकर की हेल्प से ये इसको सीधा मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। अभी ये जो .exe है, रिमेम्बर इट, .exe मतलब आपके मशीन कोड का एक्सटेंशन होता है और .obg इज अवर ऑब्जेक्ट कोड, एक्सटेंशन ऑफ अवर ऑब्जेक्ट कोड। रिमेम्बर इट ऑलवेज। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आपको रिमेम्बर करनी पड़ेगी। इफ आपको कोड रन करना है, ये मेरा कोड अगर मेरे को सोर्स कोड रन करना है और मैंने अगर ये एक्सटेंशन नहीं दिया .cpp का तो वो फाइल ही सेव नहीं होगा। उबंटू पे कॉलेज में हमने देखा है ना, हमको एक्सटेंशन देना पड़ता है कि वो किस लैंग्वेज का है, पाइथन का होगा तो .py, सी का होगा तो .c, ऐसे। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। ओके, ऑब्जेक्ट कोड इज नॉट सोर्स कोड और नॉट एन मशीन कोड। याद रखिए, ऑब्जेक्ट कोड जो है ये सोर्स कोड भी नहीं है और ये मशीन कोड भी नहीं है, ये दोनों के बीच में लाए होता है। ओके, समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है। असेंबलर्स, सेकंड है हमारा असेंबलर लैंग्वेज प्रोसेसर्स में। तो असेंबलर्स क्या होते हैं? असेंबलर्स लैंग्वेज में 80% कोड जो होता है वो 10 में लिखा हुआ। अंडरस्टैंड? असेंबलर लैंग्वेज का 80% कोड 10 में लिखा होता है। हमने अभी देखा ना असेंबलर्स लैंग्वेज, किसमें देखा था हमने असेंबलर्स लैंग्वेज? लो लेवल लैंग्वेज में हमने देखा था ना असेंबलर्स। मशीन लैंग्वेज, असेंबलर लैंग्वेज, दो टाइप्स होते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस के। तो ये असेंबलर लैंग्वेजेस जो है, ये असेंबलर लैंग्वेज एम्बेडेड प्रोग्रामर्स यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो एम्बेडेड प्रोग्रामर्स जो सिस्टम यूज करते हैं उसमें यूज होता है माइक्रो कंट्रोलर। हमारे डेस्कटॉप में होता है माइक्रो प्रोसेसर। ओके, अंडरस्टैंड दैट। वो लोग जो यूज करते हैं वो माइक्रो कंट्रोलर्स यूज करते हैं और हम जो यूज करते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर्स यूज करते हैं। रोबोट्स में माइक्रो कंट्रोलर्स ही यूज होता है। अंडरस्टैंड? और माइक्रो कंट्रोलर मशीन डिपेंडेंट होता है। सो असेंबलर्स भी मशीन डिपेंडेंट ही है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है हमने, ये हमारा सोर्स कोड हो गया असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ। इसमें हम यूज करेंगे कुछ ह्यूमंस, वो सिंबल्स, जो ह्यूमन इंटरैक्टेड सिंबल्स जो होते हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल सिंबल्स जो होते हैं, जो हम इसमें यूज करेंगे। फिर ये असेंबली लैंग्वेज असेंबलर में जाएगा। इसमें अगर कुछ एरर नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर देगा। देखिए ये हमारा सोर्स कोड है। ओके, ये मैंने एक सोर्स कोड लिखा है, ये इनपुट जाएगा मेरे असेंबलर्स। असेंबलर को इनपुट जाने के बाद असेंबलर जो है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा और ऑब्जेक्ट कोड लिंकर की हेल्प से उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। हालांकि ये मशीन कोड है, हालांकि ये मशीन कोड है, हमको पता है, हमने पढ़ा है कि ये मशीन कोड होता है। हमने अभी पढ़ा ना लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज एक ही होती है। तो इसको कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है फिर असेंबलर की हेल्प से?
तो ज़रूरत इसलिए है कि हमने ये भी पढ़ा कि ये जो लैंग्वेज होता है ये 80% लैंग्वेज जो होता है वो जीरोस और वंस में होता है। 80% लैंग्वेज ये हमारा जीरोस और वंस में होता है, लेकिन जो बचा हुआ 20% लैंग्वेज है ना हमारा, ये बचा हुआ 20% लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है ये इंग्लिश सिंटैक्स है। तो ये जो कन्वर्ट करता है ना, तो ये बचा हुआ 20% असेंबलर कन्वर्ट कर, 80% की तो जरूरत है ही नहीं। तो इस पूरे कोड में से असेंबलर सिर्फ 20% कोड कन्वर्ट करेगा, 80% को कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो ऑलरेडी मशीन कोड है, जीरोस और वंस और वो सिंबल्स में लिखा हुआ। और फिर ये पूरा प्रोसेस आगे होता है। इंटरप्रीटर्स, इंटरप्रीटर्स क्या होता है? इंटरप्रीटर्स पे कोई बाइट कोड नहीं बनाता है। लिसन केयरफुली, the translation of single statement of the source code program into machine code। सोर्स कोड प्रोग्राम से सीधा मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए हमको इंटरप्रेटर यूज करना है। ओके, ट्रांसलेशन ऑफ अ सिंगल स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स कोड, सिंगल स्टेटमेंट, दिस इज मोस्ट important thing। The translation of a single statement of the source program into machine code is done by language processor। Language processor in here language processor is interpreter, okay, and executes immediately before moving on the next line। It is called interpret। मतलब ये सोर्स कोड है, इसको हमें अगर एग्जीक्यूट करना है मशीन कोड में तो ये इंटरप्रेटर की हेल्प से आएगा। ये इंटरप्रेटर की हेल्प से आने के बाद ये एग्जीक्यूट होगा मशीन कोड में और फिर ये लाइन बाय लाइन ऐसे प्रोसेस करेगा। ये साइकिल चलता ही रहेगा जब तक मेरा कोड खत्म नहीं हो जाता। पाइथन इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये सोर्स कोड है, अभी मैंने ये 7-8 लाइन का सोर्स कोड लिखा है। तो ये इंटरप्रेटर पे जाएगा। तो ये इंटरप्रेटर पे जब जाएगा तो ये मेरा फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन मेरा सीधा इंटरप्रेटर पे जाएगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये पूरा कोड नहीं लेगा, ये कंपाइलर की जैसे पूरा कोड नहीं लेगा एक ही टाइम पे। ये क्या करेगा, पहले एक लाइन लेगा, फिर वो इंटरप्रेटर में चेक होगा, अगर इफ में कुछ एरर नहीं है तो फिर ये फर्स्ट लाइन फिर यहाँ पे आएगा मशीन कोड के अंदर। ये जो मेरा फर्स्ट लाइन है ये मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया। फिर कन्वर्ट होने के बाद ये ऐसे पूरा साइकिल कन्वर्ट करके फिर ये सेकेंड लाइन पे आएगा। फिर मेरा ये सेकेंड लाइन आएगा यहाँ पे, फिर ये सेकेंड लाइन इंटरप्रेटर में चेक होगा, चेक होने के बाद ये कन्वर्ट होगा फिर मशीन कोड पे, मशीन कोड पे कन्वर्ट होने के बाद ये फिर आएगा, फिर आने के बाद ये जो मेरा थर्ड लाइन है ये थर्ड लाइन इंटरप्रेटर पे जाएगा, इंटरप्रेटर से फिर ये मशीन कोड में कन्वर्ट होगा और फिर ये साइकिल टिल दी एंड, जब तक ये लास्ट लाइन इंटरप्रेटर में नहीं आ जाता तब तक ये टिल दी एंड ऐसे ही कंटिन्यू करता रहेगा। अगर आप यहाँ पे रुक गए, समझो आप यहाँ पे रुक गए, तो यहाँ से अगर आप फिर से स्टार्ट करना चाहोगे तो आपको फिर से ऐसे स्टार्टिंग से 1 2 या ऐसे ही चेक करता है। फर्स्ट चेक करेगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, या ऐसे ही चेक करता है फिर लास्ट तक, टिल दिस लास्ट नोड। एक बार में पूरा नहीं लेता है कंपाइलर के जैसे। लेकिन इसका एक बेनिफिट है, भले ये लॉन्ग प्रोसेसिंग है लेकिन इसका एक बेनिफिट है। अगर मेरे को कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है सर्वर पे, तो एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के बाद अगर कोड में मुझे कुछ चेंजेस करना है, तो अगर मैं वो चेंजेस कंपाइलर पे करने जाऊंगी तो वो पूरा कोड एक ही बार में लेता है। तो अगर मेरे को चेंजेस करने होंगे तो मेरे को मेरा जो ऐप है या फिर कुछ भी बनाया है जो मैंने, वो मेरे को स्टॉप करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, फिर मैं उस कोड में चेंज करूंगी और फिर मैं एप्लीकेशन फिर से चालू करूंगी। इसमें क्या होता है, अगर मेरे को कुछ फाइल में कुछ चेंजेस करने, मेरा कोड कहीं पे गलत हो गया, फॉर एग्जांपल मेरा कोड अभी ये फोर्थ जो फाइल है, ये फोर्थ फाइल पे मेरा कोड गलत हो गया और मेरे को इस पे कुछ चेंजेस करने, तो मैं क्या करूंगी, मेरे को पूरा एप्लीकेशन स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट ये फोर्थ फाइल पे जाऊंगी, मेरे जो चेंजेस है वो चेंज कर लूंगी, वो चेंजेस सेव कर लूंगी और वो सेव करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो मेरा पूरा सोर्स कोड है वो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस अपने अपने आप में सेव कर लेंगे। मुझे कंपाइलर के जैसे वो पूरे कोड को फिर से कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो लाइन बाय लाइन जा रहा है ना। मैंने फोर्थ में भी अगर लिया तो फिर जब ये स्टार्ट होगा तो फर्स्ट लेगा, फिर सेकंड लेगा, फिर थर्ड लेगा, और जब ये फोर्थ लेगा तो ये ऑटोमेटिकली सेव्ड मेरा फोर्थ फाइल लेगा। जो मैंने चेंजेस करके सेव किया है वो सेव्ड फोर्थ फाइल लेगा और फिर ये साइकिल कंटिन्यू होगा। इसमें जो है डिप्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है, इसको हम कहते हैं हॉट रिलोड। इस डिप्लॉयमेंट बेनिफिट को हम बोलेंगे हॉट रिलोड। अंडरस्टैंड, समझ आ गया आपको मैं क्या बोलना चाहती हूँ? कंपाइलर में जो है हमको परफॉर्मेंस बेनिफिट मिलता है, लेकिन इंटरप्रेटर में हमको डिप्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है। ये आपको याद रखना है जब आप काम करोगे,
जब आप यूज करोगे ना कुछ चीजें, लैंग्वेजेस यूज करोगे, लैंग्वेजेस सिलेक्ट करोगे, तब आपको ये सब चीजें याद रखनी है और उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, कौन सी लैंग्वेज पर आपको काम करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, और हम इस पूरे मंथ स्टैक के कोर्स में सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेजेस पर ही फोकस करेंगे, जैसे C++, HTML। अभी तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग चालू है, इसके बाद हम HTML स्टार्ट करेंगे, उसके बाद C++, फिर जावा स्क्रिप्ट, हमारे JS जो है उस पर हम काम करेंगे। ओके, वो सब मैंने वैसे डिफाइन किया हुआ है, आप जाके हमारा रोड मैप देख लीजिएगा कोर्स का। ये पूरा कोर्स हम इस पे करेंगे, उसका रोड मैप मैंने बनाया हुआ है, कैसे कैसे कौन से टॉपिक्स हम लेंगे। तो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है अभी यहाँ पे, जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में हमारे 2 टॉपिक्स थे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हमारा हो चुका है इंडक्शन ट्रेनिंग में। कल से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। Thanks for watching, and if you like this video please like, share and subscribe. Please share it to your friends. Next video में हम basics of cloud computing देखेंगे, हमारा next topic शुरू करेंगे कल से। What does it means? Cloud computing क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, उसके बेसिक्स क्या होते हैं, ये सब हम उस टॉपिक में देखेंगे। So please watch it, and once again thank you for watching.